गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़े थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को प्रस्तावना याद हो गया होगा और प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, यानी सब क्वेश्चन जो है आप लोग बना पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। देखिए, पिछले क्लास में प्रस्तावना के बारे में हम लोग 3 पॉइंट जो है मुख्य रूप से हम डिस्कस किए थे। ये 3 पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट ये है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, भाग है या नहीं है। ये पहला पॉइंट था कि प्रस्तावना के बारे में बहुत सारा केस हम लोग 2-3 केस की चर्चा किए थे, क्योंकि और भी केस जो है आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसलिए जो है वहाँ पर लिमिटेड केस की हम चर्चा किए थे। देखिए, अगला हम लोग देखे थे, क्या इसका संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं, संशोधन हो सकता है कि नहीं, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम ये देखे थे कि प्रस्तावना जो है इनफोर्सिबल है, यानी जो कोर्ट जो है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसमें हम लोग अपील कर सकते हैं प्रस्तावना को लेकर, यानी प्रस्तावना जो भी शब्द उसमें वर्णित है उसके लिए जो भारत का कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी इनफोर्सेबल, या इसी को बोलते हैं इनफोर्सेबल, कहिए या बोलिए कि इनफोर्सेबल, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, यानी अपील, अपील हम लोग कर सकते हैं या नहीं, यानी इसमें जो भी शब्द वर्णित है, जो भी प्रावधान है प्रस्तावना में, उसको लेकर कोई भी नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, पहला भाग पर हम लोग चर्चा किए थे, संविधान का भाग है कि नहीं। देखिए, हम लोग पढ़े थे जब संविधान का निर्माण हो गया था पूरी तरह से, तो हम बोले थे कि 22 भाग जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है 23वां भाग है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाग का मतलब हो गया पार्ट, उसका एक पार्ट होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब एक बड़ा सा, जैसे मान लीजिए हम कुछ बनाते हैं, ये मान लीजिए ये पिज्ज़ा, ये गोलाकार का है। अब क्या करते हैं, इतना सा निकाल लेते हैं और इधर हम रख देते हैं, ठीक है। इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बी पार्ट है वो ए का भाग है, ऐसा हम कह सकते हैं, यानी बी पार्ट जो है ए का क्या है, भाग है। उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी हम कहते हैं कि प्रस्तावना जो है उसका भाग है या नहीं। तो भाग है का मतलब ये नहीं कहते हैं कि उसका जो है 23वां भाग है या 26वां भाग है, ऐसा नहीं कहते हैं हम, ठीक है। तो भाग है या नहीं, तो इसमें पहला केस जो हम लोग देखे थे वो देखे थे बेरोवरी का मामला। तो बेरोवरी मामला में हम देखे थे कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रस्तावना जो है उसको संविधान का भाग नहीं माना था। लेकिन बाद में जैसे केशवानंद भारती केस आ गया, उससे पहले गोलकनाथ केस था, तो गोलकनाथ इस पर उतना चर्चा नहीं हुआ था गोलकनाथ में, लेकिन केशवानंद भारती यानी अभी तक जो है भारत का सबसे बड़ा बेंच, यानी 13 जजों की बेंच जो है उसमें जजमेंट दिया था। अब तक का सबसे बड़ा जजमेंट जो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब केशवानंद भारती आया तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये प्रस्तावना जो है संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, महत्वपूर्ण भाग है। तो अब हम लोग ये समझ गए कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, ठीक है। अब बता दें कि उसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट कही इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा जो है इसका बिगड़ना नहीं चाहिए। मतलब आप इसमें सिर्फ जो भी कोई त्रुटि आ गया, कोई गलतियां हैं, आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन आप पूरे जड़ से उसको नहीं मिटा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया, तो इसमें भी संशोधन हो सकता है। और बताए भी थे कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। जब हम 42वां संविधान संशोधन आगे देखेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा किए थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो है कितने बार संशोधन किया गया है, तो केवल एक बार। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 3 शब्द इसमें जोड़ा गया था, बताए थे 3 शब्द इसमें जोड़ा गया था। कौन कौन? तो समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्द जो है ये जोड़ा गया है संविधान की प्रस्तावना में। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जब पहली बार प्रस्तावना, पहली और आखिरी बार कह सकते हैं क्योंकि इसके पश्चात जो है कभी भी संशोधन नहीं हुआ है, जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो कितने शब्दों को जोड़ा गया था? तो 3 शब्दों को, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, जो अभी भी आपको देखने को मिलता है। अगला हम देखते हैं कि अपील यानी इनफोर्सेबल है कि नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम जा सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नहीं।
2 हो गया सही, 1 हो गया गलत। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना में वर्णित किसी भी प्रावधान के लिए भारत का कोई नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये इन्फोर्सिबल नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग आगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकार के लिए जो है आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं, प्रस्तावना के लिए नहीं। तो देखिए, प्रस्तावना जब हम पढ़ा रहे थे, लास्ट में हम जब SR बम्बई केस डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़ा माइक का इशू आ गया था, आवाज़ आपको शायद सुनाई नहीं देता होगा। तो क्या होगा कि कोई दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप लोग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से हम लोग इसको आगे देखेंगे जब हम पूरी तरह से मूल अधिकार को कवर कर लेंगे। उसके पश्चात जो है फिर से SR बम्बई केस को फिर विस्तृत से देखेंगे, क्योंकि बेसिकली वो केस जो था ना, वो मूल अधिकार से संबंधित केस है। थोड़ा सा प्रस्तावना का जिक्र आ गया था, इसलिए हम लोग उसको इसमें शामिल कर लिए थे। और फिर केशवानंद भारती हो गया, गोलकनाथ, उसको फिर से हम डिटेल से देखेंगे आगे। आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज जो है देखिए, अब जो है धीरे धीरे पिछले क्लास से धीरे धीरे आपको जो है पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। जो भारत का संविधान है उसमें इंटरेस्ट जगना शुरू हो गया होगा, और आपको क्रिस्टल क्लियर पूरी तरीके से जो है आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। अब जो क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा, और भी ज़्यादा आपको क्लियरिटी दिखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो संविधान बना है, जैसे आप कोई किताब खरीदते हैं तो किताब में क्या होता है, चैप्टर बाय चैप्टर लिखा रहता है कि चैप्टर 1, 2, 3, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पॉइंट होता है। तो पॉइंट का मतलब हो गया आर्टिकल। जो हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, वो अनुच्छेद क्या है कि किसी भी भाग का, यानी किसी भी चैप्टर का क्या है, एक पॉइंट है, वो हो गया अनुच्छेद, ठीक है। तो भारत का जब संविधान बना था, उसमें हम बताए थे जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि भाग देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो कौन कौन से भाग हैं, और जो महत्वपूर्ण भाग हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी भाग नहीं पढ़ना है, लेकिन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो भाग को हम लोग, यानी मैक्सिमम भाग हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। यानी बहुत कम 4-5 भाग को नहीं पढ़ेंगे, उसके पश्चात सभी भाग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके पश्चात देखेंगे कि अनुसूची, शेड्यूल। शेड्यूल जो है, जब संविधान लागू हुआ था तो 8 शेड्यूल था, यानी 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो 12 अनुसूचियाँ हैं भारत के संविधान में, ठीक है। तो देखिए, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, यानी जो भी 4 अनुसूचियाँ बढ़ा है, तो किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ा है वो इम्पोर्टेंट, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये सब को जोड़ा गया, ये सब हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, अनुसूची जो बात है, अनुसूची क्यों बनाया गया, भाग तो समझ में आ गया, अनुसूची क्या है। तो कभी कभी आप लोग क्या होता है कि कोई सिम है आपके पास, आप नहीं चाहते हैं कि उस सिम पर फ़ोन आए, दूसरे सिम पर फ़ोन आए, तो क्या करते हैं आप लोग, डाइवर्ट कर देते हैं कॉल को, ठीक है। तो इसलिए जो है संविधान निर्माताओं ने कुछ चीज़ों को जो है अनुसूची में वर्णित किया है, अनुसूची में वर्णित किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान निर्माता आपसे कह रहे हैं कि इस टॉपिक को जो है अनुसूची में डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी आपके कॉल को जो है दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड किया जा रहा है। कहने का मतलब यही है, फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी प्रावधान होता है तो आपको कहता है सीधे कि जो है आपको जो है अनुसूची की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो अनुसूची बेसिकली कुछ है नहीं कि कुछ प्रावधान को जो है उसमें रखा गया है, तो उसको बारे में हम लोग डिटेल सब लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग हेडिंग दे दीजिए, भारतीय संविधान के भाग। भाग देख लेते हैं, पार्ट्स। भारतीय संविधान के भाग हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत का जो संविधान बना था उसमें 22 भाग था। कितना था, 22, लेकिन वर्तमान में 25 भाग देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, नंबर तो वही है, नंबर तो 22 ही है, लेकिन क्या हुआ, 22 नहीं 21 ही हो गया, क्योंकि एक भाग को हटा दिया गया, 7वां जो भाग है उसको हटा दिया गया। तो देखिए क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान के कुल कितने भाग हैं, और आंसर जो है 25 दिया रहता है। मान लीजिए 22 अगर ऑप्शन में नहीं है तो 22 तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, 25 होगा। तो ये भी देख लेते हैं कि 25 क्यों हुआ और 22 क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, जब संविधान बना था उसमें 22 भाग था, लेकिन बाद में क्या हुआ, दो अनुच्छेद को हटा दिया गया। वो कौन कौन अनुच्छेद था, वो अनुच्छेद था 7, सॉरी अनुच्छेद बोल रहे हैं, भाग 7 और 9, यानी 9वां भाग और 7वां भाग, 9वां भाग और 7वां भाग को हटा दिया गया। देखिए 9वां भाग क्या था,
9th नंबर जो भाग है उसमें लिखा है पंचायत के बारे में, ठीक है, यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में लिखा हुआ है। तो स्थानीय स्वशासन जो लिखा हुआ था भाग 9 में, तो उसको जो है सरकार कही कि ये जो है अपने जो है सरकार, जो राज्य की सरकार है उस पर डिपेंड करेगी कि ये लागू करे या ना करे। मतलब क्या है, इनफोर्स नहीं किया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोर्स देकर जो है राज्य सरकारों को ये नहीं कहा कि आप जो है पंचायत को लागू करिए, ठीक है। इसलिए जो है 9वीं जो भाग है उसको हटा दिया गया था, कहा कि इसका कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि आगे जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे उसमें अनुच्छेद 40 आता है, वो भी ग्राम पंचायत के बारे में बात करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो क्या हुआ कि इसलिए जो है भाग 9 को हटा दिया गया। अब देखिए भाग 7 जो है, भाग 7 कहता है कि जो पहली अनुसूची में वर्णित राज्य है, राज्य और उसमें क्या है खंड बी के राज्य, उसको जो है हटा दिया गया था बाद में। क्योंकि क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसमें भारत के जितने भी राज्य थे सबको संगठित किया जा रहा था, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था भारत, यानी अखंड भारत बनाया गया, ठीक है, उसको सबको मिलाकर। तो भारत के राज्यों को जो है विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया था, उसमें से भाग ख का जो भी राज्य उसमें शामिल किया गया था उसको रखा गया था। तो इसकी चर्चा किसमें था, भाग 7 में था। तो बाद में क्या हुआ कि फिर से पुनर्गठन 1956 जब आता है, राज्यों का पुनर्गठन होता है, जब हम भाग 1 देखेंगे उसमें हम पूरी तरह से डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कौन कौन से राज्य बांटे गए, फिर से पुनर्गठन हुआ 1956 में फाइनली, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो कितने भाग को हटा दिया गया था संविधान से, 2 भाग को, कौन कौन, 7वीं भाग को और 9वीं भाग को। लेकिन बाद में क्या हुआ, 9वां भाग को फिर से जोड़ दिया गया, ठीक है। आप लोग को पता है कि जब 92वां संविधान संशोधन होता है 1972-73 की बात है, तो क्या हुआ कि उसमें 93वां, ठीक है, 93 और 94 संविधान का संशोधन जो है 93 और 94, यानी 1972-73 की बात है। तो देखिए होता क्या है कि इसमें जो है कुछ भाग को फिर से शामिल कर लिया गया। कितने भाग को, तो 5 भाग को। तो कौन कौन भाग था, तो पहला था 4 का ए, पहला भाग 4 का ए, 4 के ए जो भाग है उसको संविधान में शामिल कर लिया गया। उसके पश्चात जो है 9 यानी भाग 9 को पुनः शामिल किया गया। देखिए प्रारंभ में ये था, फिर हटा दिया गया, फिर से लाया गया भाग 9 को। उसके पश्चात 9A, उसके पश्चात 9B, उसके पश्चात 14A, ये सभी भागों को फिर से शामिल किया गया। देखिए कितना भाग था, भाग था 22 में से कितना चला गया, 2 चला गया, बच गया 20, लेकिन फिर से 5 आ गया तो हो गया 25, हो गया। तो देखिए 20 + 5 कितना हो गया, 25। तो वर्तमान में देखेंगे तो कुल भाग कितनी है, तो 25 भाग है, ठीक है, 25 भाग इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि 25 भाग कौन कौन है, ठीक है। जब 1 से लेकर हम 22 तक चलेंगे, 1 से लेकर 22 तक, उसमें से एक भाग नहीं आएगा, 7 भाग 7 नहीं आएगा, बाद बाकी सब आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर नंबर के हिसाब से हम देखेंगे तो कितने हैं, तो 21 भाग हैं। लेकिन क्या होता है कि 9A, 9B, 14A और 4A, इस सभी को जोड़ते हैं तो कुल हमको कितना भाग मिल जाता है, तो 22, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अब भाग 1 से, जो भी इंपॉर्टेंट भाग है भारत के संविधान में, और साथ साथ अनुच्छेद भी हम लोग देखते जाएंगे कि भाग 1 में जो है, जब भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि चैप्टर बात की, भाग मतलब चैप्टर, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर में देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट में क्या आएगा, तो अनुच्छेद आएगा। चलिए देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग दीजिए, भाग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाग 1 क्या कहता है, भाग 1 कहता है कि भारत जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत जो भी एक संघीय देश है उसमें जो भी राज्य है, राज्य का जो भी क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा इसमें करना है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा, तो 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें
वर्णित है। यानी एक एक करके जब हम भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें 1, 2, 3, 4 सभी आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाग 2। भाग 2 में जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में भारतीय लोगों को नागरिकता दी गई। ठीक है, या किस प्रकार से नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता के बारे में हम लोग, सिटीजनशिप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, 5 से 11। ठीक है, 5 से 11। देखिए नागरिकता जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक एक सभी आर्टिकल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार ऐसे हेडिंग दे दिए हो गया नागरिकता के बारे में, ऐसे नहीं पढ़ना। जब हम भाग 2 पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 में हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में हम लोग डिटेल्स देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत के हर नागरिक को ये पढ़ना चाहिए। कौन? तो भाग 3। भाग 3 इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये पढ़ना चाहिए, कि ताकि उसको पता चले कि भारत का संविधान जो है उसके लिए क्या क्या प्रावधान किया है, क्या क्या अधिकार जो है भारत का संविधान जो है उसको दिया है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं 4। भाग 4 में देखते हैं, तो भाग 4 में जो है वो वर्णित है डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा किसमें किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी इसमें जो अनुच्छेद है वो है 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक। जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसमें पूरी अनुच्छेद को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। 36 से लेकर 51 तक जो है। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब हुआ संविधान में संशोधन। ठीक है, तब जोड़ा गया 4 का ए। जब आगे हम पढ़ेंगे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन में एक भाग जोड़ा गया था, उसका नाम है 4 का ए। इसमें क्या हुआ कि भारतीय लोगों को अपने देश के प्रति जो है मौलिक कर्तव्य, देखिए यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। तो बताइए आप लोग, अगर पीछे आप लोग वीडियो देखे होंगे तो मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग बताएं, जब विदेशी स्रोत पढ़ रहे थे। तो बताना है आपको मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और उसके पश्चात बताना है कि जो मौलिक कर्तव्य है, अब हम आगे लिखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 51 ए। एक अनुच्छेद इसमें जोड़ दिया गया 51 का। क बोल सकते हैं या ए, कहीं पे क लिखा रहता तो भी आप देख सकते हैं। 51 का क, दोनों एक ही बात होगा। ABCD स्टार्ट करते हैं तो ऐसे स्टार्ट करते हैं ए से, और ये क, या तो 51 क लिखा रहेगा या तो 51 का ए लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मौलिक कर्तव्य। आप लोग को जो है 4 भाग और यानी कुल 5, 4 ए 5 भाग जो है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग छठे भाग की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए भाग 6 क्या कहता है? भाग 6 यानी भाग 5 तक आप लोग जो है पूरी तरीके से देख लिए हैं। ठीक है, भाग 5 आप देखेंगे, क्योंकि नंबर में तो 5 ही आएगा। देखिए काउंटिंग में हम लोग 5 तक पहुंच गए, लेकिन नंबर जब देखेंगे तो वो हम लोग 4 ही पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 का ए है, तो कुल देखेंगे तो 5 हो गया, लेकिन नंबर के अनुसार जब देखेंगे तो ये अभी 4 ही हुआ है। तो 5 में हम देखते हैं, तो 5 जब भाग देखेंगे तो उसमें जो है केंद्र के बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए केंद्र यानी केंद्र सरकार
का जो भी प्रावधान है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, जितना भी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब किस में हम लोग पढ़ेंगे, तो भाग 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केंद्र के बारे में इसमें चर्चा किया गया। अनुच्छेद देखते हैं 52 से लेकर 151 तक, 52 से 151 तक जो है इसमें प्रावधान है किसका, तो केंद्र सरकार के बारे में हम लोग पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाग 6, इसमें राज्यों के बारे में पढ़ना है, यानी राज्य सरकार, राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलता है उसके बारे में हम लोग किस भाग में पढ़ेंगे, तो भाग 6। इसका जो आर्टिकल है वो आ जाता है 152 से 237, 152 से लेकर 237 तक, 152 से 237 तक जो है प्रावधान है किसका, तो भाग 6 का। तो भाग 5 देखिए आपको कैसे करना है, भाग 5 और 6 दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो याद करिए ये पंजा में कितने उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियां हैं। तो केंद्र में एक पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह जो है पंजा छाप है, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो वो पार्टी जो है केंद्र सरकार की है, यानी पूरे भारत की पार्टी है। कहने का मतलब क्या है, नेशनल पार्टी है। तो नेशनल पार्टी है तो केंद्र याद रखिएगा वहां पर, इसलिए केंद्र सरकार, यानी भाग 5 में क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार। हम भी इसी प्रकार से याद किए हैं, आप लोग को भी ऐसे ही याद करना। अगर दूसरी तरीका से होता है तो आप लोग वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया भाग 5 देख लिया आप लोग, भाग 6 देख लिए। आप देखते हैं भाग 7, स्टार्ट जब किए थे भाग, तो उसमें हम बताए थे भाग 7 को हटा दिया गया। तो भाग 7 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, भाग 7 लिख के ऐसे क्रॉस लगा दीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भाग 8 देखेंगे इसके पश्चात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखते हैं भाग 8 के बारे में। ठीक है, एक एक भाग जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि भाग 5 में जो है कौन से अनुच्छेद वर्णित है, यानी रेंज बता देना है, यानी भाग 5 में रेंज बता देना है कि 52 से लेकर 151 तक जो है इसका अनुच्छेद है। कभी कभी अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, या पूछेगा आपको भाग 5 में क्या वर्णित है, ये बताना है, क्या प्रावधान है भाग 5 में, तो आप बताइएगा केंद्र के बारे में वर्णित है। ठीक है, भाग 6 में राज्य के बारे में, भाग 7 में क्या हो जाएगा, तो भाग 7 तो आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि बताएं पहली अनुसूची में जो भाग ख के जो भी राज्य थे उसको शामिल किया गया था उसमें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि अगला भाग 8 के बारे में। ठीक है, भाग 8 के बारे में देखते हैं। तो भाग 8 में क्या कहता है, भाग 8 में कहता है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। देखिए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णित है भाग 8 में। और आर्टिकल जो है 239 से लेकर 242 तक। अब देखिए इससे पहले जब हम लोग देखे थे कि भाग 6, भाग 5, भाग 7, तो क्या हुआ कि भाग 5 जो था, भाग 5 में वर्णित था 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल। भाग 6 में वर्णित था 152 से 237, यानी 52 से लेकर 151 और 152 से लेकर 237, ये आर्टिकल इसमें था। और भाग 7 में जो था एक ही आर्टिकल था, मात्र एक आर्टिकल 238, इसको तो पढ़ना नहीं है क्योंकि इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, अब ये संविधान का भाग नहीं है। उसके पश्चात हम लोग 8 पर चले जाते हैं। देखिए जितना भी भाग है वो सब सीरीज से है, 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट तक जाता है। ठीक है, यानी सब जो है एक सीरीज में बना हुआ है। तो हम लोग देखते हैं 239 से लेकर 242 तक केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आप याद कैसे करिएगा कि भाग 8 में है क्या। तो सिंपल सा भाग 8 में याद करने के लिए जो है सिंपल सा एक ट्रिक देखिए। ट्रिक ये है कि भारत में वर्तमान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जब हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें भी देख लेंगे हम लोग राज्य, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन अब ये 8 है तो भाग 8 जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उसके बारे में अब हम देखते हैं भाग 9, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको भाग देखना है और अनुच्छेद देखना है, किस भाग में कौन से अनुच्छेद आता है। ठीक है, भाग 9 हम कहे थे जब इसको स्टार्ट किए थे तो उसमें बोले थे कि भाग 9 जो है उसको प्रारंभ में हटा दिया गया था। संविधान लागू हुआ उसमें था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया क्योंकि इसका औचित्य ही नहीं था।
क्योंकि फोर्स ही नहीं करता था केंद्र सरकार राज्यों को जो है पंचायत को लागू करिए, मन पर डिपेंड था लागू करना है या नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए हटा दिया गया था, लेकिन बाद में इसको फिर से जोड़ दिया गया। जब हम बताएंगे 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें फिर से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो देखिए पंचायत की चर्चा है इसमें, पंचायत की चर्चा। अब एक ही आर्टिकल है, 239 हो गया 242 तक, अब यहाँ हो गया 243 क से लेकर 9 तक। क ख ग पढ़ते हैं तो क से लेकर 9 तक जो है ये क्या वर्णित है इसमें, तो पंचायत के बारे में। अब देखिए संशोधन जब हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि और एक 74वां हुआ, लगातार 2 संशोधन हुआ, 73वां और 74वां संशोधन। 73वां पंचायती राज और 74वां जो है नगर पालिका के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं 9 का ए, ठीक है, ये हो गया नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं की चर्चा है इसमें, ये भी आर्टिकल जो है 243 है, लेकिन तो से लेकर तो थ द ध ऐसे करके चलता है आगे तक, तो 6 तक आता है, ठीक है, 6 तक। आगे हम बात करते हैं, एक और है भाग 9 का बी। 9 के बी में जो है सहकारी समितियां के बारे में बताएंगे। सहकारी समितियां का भी वर्णन जो है 243 में ही मिलता है, ठीक है, 243 में ही मिलता है। लेकिन जो है इसका आर्टिकल जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको 243 भी अगर याद है तो ये चल सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं जैसे ये क ख न न किए, उसी तरह से ज से लेकर ये य तक आता है, क से लेकर 9 तक, त से लेकर 6 तक और ज से लेकर य तक। ये नहीं भी याद है चलेगा, लेकिन ये याद करना है, ये बार बार पूछता है, क से लेकर 9 तक एक याद करना है आपको पंचायत वाला, ठीक है। इंग्लिश में भी सिखाएंगे, ABCD भी आता है। तो क्या हो गया, भाग 9 देख लिया आप लोग पंचायत के बारे में। 9 का ए देख लिए नगर पालिका, बार बार पूछता है नगर पालिका की चर्चा जो है किस भाग में है, तो आपको बताना होगा 9 के ए में। 9 के बी में क्या है, तो सहकारी समितियाँ, ठीक है, यानी कोऑपरेटिव जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी चर्चा जो है 243 के ज से लेकर य तक में वर्णित है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं भाग 10, ठीक है। तो भाग 10 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भाग 10 जो है वो कहता है कि जितने भी अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है, उसके जो प्रशासन होनी चाहिए उसके बारे में जो है चर्चा किया जाता है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। तो देख लेते हैं 10 में जो है SC एंड ST क्षेत्र। SC को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट और ST को बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। तो इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति। SC क्या हुआ, अनुसूचित जाति, और ST क्या हुआ, अनुसूचित जनजाति। तो इसका जो चर्चा है वो है 244, 2 आर्टिकल है इसमें, एक है 244, दूसरा है 244A। 244 और 244 का ए, ये 2 अनुच्छेद जो है इसमें हम लोग को देखना है SC और ST के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाग 10 में जो है किस चीज़ के लिए वर्णित है, यानी भाग 10 में क्या वर्णित है। तो भाग 10 में आपको बताना है कि SC और ST क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है भाग 10 के बारे में। अब हम देखते हैं 11 जो है केंद्र राज्य संबंध के बारे में, केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया। इसका जो आर्टिकल है वो 245 से 63 तक जो है इसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। आप देखिए याद कैसे रखना है, तो देखिए संबंध, अगर 2 व्यक्ति में संबंध देखना है तो संबंध कब अच्छा रहता है, जब दोनों थोड़ा सा बराबरी पर रहे, ठीक है। कोई ऊपर नीचे अगर होता है, ठीक है, या तो विश्वास में या तो पैसा में या कुछ में, तो थोड़ा सा क्या होगा कि संबंध बिगड़ने लगता है। मान लो कोई 2 दोस्त है, बचपन से एक साथ खाना खाया रहा, बड़ा हुआ धीरे धीरे, जब आगे चलकर जो है एक दोस्त को जॉब मिल जाती है, दूसरा जो है ऐसे रहता है,
तो क्या हुआ कि जिसको जॉब नहीं मिलता है वो थोड़ा सा नफरत करने लगता है किससे, जिसके पास जॉब हो जाता है। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ कि संबंध बिगड़ जाता है आगे चलकर, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, यानी अगर संबंध को बरकरार रखना है तो बराबरी होना चाहिए। बराबरी मतलब दो डंडा यानी समांतर होनी चाहिए। तो दो डंडा मिलकर क्या बनता है 11। तो भाग 11 में क्या वर्णित हो जाएगा, तो केंद्र राज्य संबंध। अब बात आती है अनुच्छेद कैसे याद रखें। अनुच्छेद तो 45, 45 को 45 मत पढ़िए, इसको पढ़िए 45, 45, ठीक है 45। अब मतलब आपको लगेगा अजीब लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए 45, इसको 45 नहीं पढ़िए 45। अगर किसी के साथ संबंध अच्छा करना है तो उसको पटाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको पटा के रखिए ताकि जो है आपके साथ वो सही से रह पाए। मतलब कोई होता है ना कि बिगड़ जाता है कि थोड़ा सा गुस्सा गया कुछ भी हो गया तो उसको पटाना पड़ता है, कैसे भी कुछ प्रलोभन दीजिए, चॉकलेट वॉकलेट जो भी है देना पड़ता है। बच्चा मान लीजिए कोई बच्चा ही है, नहीं कहते कि गांव देहात में ऐसे भाषा बोला जाता है, उसको जो है फुसला कर रखो, ठीक है, अच्छे से उसके साथ रहो। तो याद रखना है 45, 45 अगर हो जाएगा तो क्या होगा संबंध अच्छा हो जाएगा, ठीक है। संबंध अच्छा रखना है तो क्या करना है उसको पटा कर रखना है। तो 45, 45 को याद रखना है 45। और कौन सा 45, 200 की 300, तो याद रखना है 2, यानी संबंध जो है दो व्यक्ति में खराब होता है और दो व्यक्ति में अच्छा होता है संबंध, ठीक है। तो 245 यानी 245 पटाइएगा तब दो आदमी जो है एक साथ रहिएगा सही से, ठीक है। तो आप लोग को याद हो गया होगा भाग 11, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके हम लोग देख लिए कहाँ तक, तो 11 तक देख लिए। अब आते हैं भाग 12 की ओर, ठीक है। भाग 12 की ओर आते हैं। तो देखिए केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग देख लिए। इसमें हम लोग डिटेल्स जब हम पढ़ेंगे भाग 11 के बारे में जो है आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग एक से लेकर सभी भाग को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट भाग है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए भाग हम लोग 12 की चर्चा करते हैं। 12 में क्या है, तो 12 में जो है वित्त के बारे में बताया गया। वित्त, वाणिज्य, वाणिज्य और वित्त वाणिज्य, वित्त वाणिज्य हो गया और थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला बात भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट की। तो वो भी तो पैसा से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा आता है तो वो सब इसमें वर्णित है। तो वित्त के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो वर्णन है 264 से 300 का ए। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वर्तमान में जो देखेंगे कि जब संविधान लागू हुआ था तो वहाँ पर हम लोग को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार मिला हुआ था, जिसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। उसको हटाकर जब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे 44वां संविधान संशोधन, उसमें देखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर और 300 के ए में जाके पटक दिया गया। तो अभी वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं, एक कानूनी अधिकार है जो 300 के ए में वर्णित है, क्योंकि पैसा से संबंधित है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो 12 में अब याद कैसे रखना है कि भाग 12 में है क्या, तो एकदम सिंपल सा फंडा बताते हैं, आप लोग सही से देखिए। तो 12 से याद रखना है बकलोलिया 12, बकलोलिया 12, बकलोलिया 12, बकलोलिया 12, ऐसे 2-4 बार बोलिए बकलोलिया 12। अब होता क्या, बकलोलिया जब 12 साल की हो जाती है उसके बाद जो है उसका खर्चा बढ़ने लगता है। कैसे, तो देखिए तो बच्ची जब बड़ी हो जाती है उसको चाहिए कि शैम्पू, वैसे छोटे से भी शैम्पू चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बड़ी हो जाती है तो उसको और ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। शैम्पू चाहिए, मुंह क्या 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 लगाती है, इतना लेपती है सब, तो वो सब चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद कपड़ा सही से चाहिए, ठीक है। यानी इतना डिमांड करती है, इतना खर्च करती है। और थोड़ा सा जब बड़ी हो जाती है, जब उसका शादी ब्याह हो जाता है तो पति का तो माथा खा जाती है वो, यानी डेली उसको शॉपिंग मॉल जाना है, ब्यूटी पार्लर जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, इतना पैसा खर्च करती है। तो यानी पैसा के मामले में जो है बकलोलिया बहुत ज़्यादा खर्च करती है, ठीक है। तो याद रखना है 12 में बकलोलिया है और किससे संबंधित है, तो वित्त यानी पैसा से संबंधित है, ठीक है। अब क्या हुआ कि याद कैसे रखना है कि आर्टिकल 264, तो देखिए बकलोलिया अगर ज़्यादा पैसा मांगे तो उसको मारिए, बहुत पीटिए, ठीक है। इतना पीटिए कि याद करिए कि रोहित शर्मा श्रीलंका के गेंदबाज को इतना धोया कि दुनिया का जो है पहला बल्लेबाज बन गया जिसने वनडे क्रिकेट में है 264 रन मारा, हाईएस्ट, ठीक है। आज तक जो है इतना कोई भी बल्लेबाज, यानी पूरा श्रीलंका टीम जो है मिलकर जो है 264 रन नहीं बना पाई, उतना रोहित शर्मा जो है अकेले 264 रन बना दिया। तो याद रखना है, ठीक है। तो बकलोलिया जब पैसा मांगेगी तो उसको क्या करना है, पीटना है, इतना पीटना है कि 264 रन बन जाए, ठीक है। इतना धोया था उस दिन, इतना धोया था, कितना बन गया था 264 रन। तो 264 से 300 ए। अब याद कैसे हो जाएगा 300 ए, तो 300 ए की अभी हम बात किए हैं
कि जो मौलिक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर कहाँ रख दिया गया, कानूनी अधिकार में और 300 के ए में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग 13 के बारे में। ये आप लोग देख लिए होंगे। यहाँ से हम लोग एक एक करके सभी हम देखेंगे और लास्ट में हम लोग ये भी बताएंगे आपको कि कौन से भाग को याद करना है, कौन से भाग को याद नहीं करना है। वैसे मैक्सिमम भाग को आपको याद करना ही पड़ेगा, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, याद हम करवा देंगे आपको। आज देखिए कि इतनी अच्छी तरीके से आप लोग को बताएं कि कुछ भाग तो ऐसे ही याद हो जाएगा, वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। उसके बाद कुछ भाग ऐसे याद होगा कि जब आप लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ लीजिएगा ना वो दिमाग उतना नहीं रहता, लिखने वाला चीज़ जो है बहुत ज़्यादा दिमाग में रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाग 13 के बारे में, ठीक है। भाग 13 में जो है वो व्यापार वाणिज्य के बारे में चर्चा करता है। देखिए भाग 13 व्यापार वाणिज्य और सभा के बारे में। ये क्या है, तो भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य और सभाएं, इसकी चर्चा है। आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि व्यापार वाणिज्य जो भारत के संविधान में जोड़ा गया था वो किस देश के संविधान से लिया गया। अगर आपने संवैधानिक विकास देखा होगा तो उसमें हम लिखाए हैं भारत के अंदर व्यापार यानी वाणिज्य और सभा करने का जो भी प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिखा गया, आप लोग को बताना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल। देखिए एकदम सीरीज आर्टिकल जो चलता है ना, एकदम सीरीज से चलता है। तो 300 के ए हम लोग देख लिए थे, यहाँ पर देखेंगे 301, क्या देखेंगे, तो 301 से ये चर्चा चलेगा और 7 तक। इसमें ज़्यादा आर्टिकल देखने को नहीं मिलता है, 301 से लेकर 7 तक, ठीक है। आगे देखिए 301 से लेकर 7 तक, ये इसमें 6-7 आर्टिकल देखना है, 1 से लेकर 7 तक। ये आप लोग को याद करना है 13 में। अब देखिए 12 में क्या था, वित्त के बारे में चर्चा था। तो वित्त कब आता है, पैसा आपके पास कब आएगा। पूरी दुनिया में अगर आप 100 लोगों अमीर लोगों को गिनती करेंगे तो उसमें से जो है 100 के 100 लोग जो हैं बिजनेसमैन हो गए। एक भी उसमें से पढ़ने लिखने वाला या जॉब करने वाला आपको नहीं देखने को मिलेगा, सब के सब क्या है, तो बिजनेसमैन है। तो क्या हुआ, वित्त पहला हम देखे थे 12 में वित्त की चर्चा थी। तो वित्त यानी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस यानी व्यापार करना पड़ेगा। तो 13 में किसकी चर्चा है, व्यापार की। 12 में किसका था, पैसा। पैसा कैसे आएगा, व्यापार से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 14 क्या है, केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। इसका जो अनुच्छेद है ये हम लोग देखेंगे 308 से लेकर 23 तक, 23, 308 से लेकर 23 तक हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए इसमें अब क्या हुआ, इसको कैसे याद करना है। तो देखिए 12 क्या कह रहा था, वित्त। तो वित्त यानी पैसा कौन कमाएगा ज़्यादा, तो जो व्यापार करेगा। तो 14 में हो गया केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, 13 में हो गया व्यापार वाणिज्य। अब इसको कैसे याद रखना है, यहाँ तक तो याद हो गया था। अब देखिए व्यापार करने के लिए जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और जिस व्यक्ति के पास जो है पूंजी नहीं है वो व्यापार नहीं कर पाएगा, तो वो कुछ और काम कर लेगा। जैसे क्या होता है कि भारत में अधिकांश जो छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो क्या करते हैं, पढ़ लिख कर और केंद्र या राज्य सरकार के अधीन क्या कर लेते हैं, कोई सरकारी जॉब कर लेते हैं, ठीक है। तो सब जो है व्यापार वाणिज्य नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ लोग जो है केंद्र और राज्य सरकार के अंदर क्या कर लेते हैं, तो जॉब कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल याद रखना है 308 से लेकर 23 तक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 15। अब देखिए जब केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत जो है कोई जॉब करेगा तो केंद्र और राज्य सरकार जॉब देगी। तो केंद्र और राज्य सरकार चलेगा कैसे, तो जनता उसको वोट देकर चुनेगी। तो 15 में हम लोग क्या देखेंगे, तो 15 में देखिए 14 जो आर्टिकल एक और बताए थे, यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, लेकिन उसको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शुरू में ही बता चुके हम लोग 14 का ए एक आर्टिकल है जिसमें अधिकरण की चर्चा है। अधिकरण इसमें क्या होता है कि कोई भी विशेष मुद्दा अगर आ जाता है तो उसको जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, यानी उस मुद्दा को जो है देख सकती है, ठीक है। इसी के बारे में चर्चा के ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं, अधिकरण, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि 14 का ए भी कोई भाग है, ठीक है।
यहाँ पर नहीं लिखे हैं लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। 14 का ए, इसमें क्या है, अधिकरण की चर्चा है, यानी कोई भी विशेष मुद्दा होता है उसको जो है फिर से वो देखा जाता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं, इसको याद भी नहीं करना है उसको, क्योंकि एग्जाम आता भी नहीं। तो इसमें क्या है 15 में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं चुनाव, चुनाव, इलेक्शन, इलेक्शन। अब देखिए, जब यहाँ सेवाएं की बात होता था तो भारत में सेवाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कैसे होता है, तो सिलेक्शन के द्वारा होता है। कैसे होता है, तो सिलेक्शन, सिलेक्शन होता है। यानी आपको अगर केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सेवाएं लेना है, यानी जॉब लेना है, तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। कोई एग्जाम लिया जाएगा, उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन जिसने आपको सेलेक्ट किया है उसका क्या होता है, इलेक्शन होता है। यानी सरकार जो है आपको सेलेक्ट करती है कि आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी ठीक है। तो क्या हुआ कि सरकार का अब क्या होगा, इलेक्शन होगा। हम लोगों का क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, यानी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उसका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, और जिसने किया उसका क्या होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग 14 में देखें केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, और 15 में हम लोग क्या देखें, तो इलेक्शन देखें। ठीक है, तो इलेक्शन कौन करवाएगा, तो निर्वाचन आयोग, जो चुनाव आयोग है वही तो करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 324, देखिए 23 तक आ गए थे वहाँ पर, 324 से लेकर 29, 324 से लेकर 29 जो आर्टिकल है वो किसके बारे में इंगित करता है, तो भारत में जो है निर्वाचन आयोग, जब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से भारत में जो है चुनाव प्रक्रिया चलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 16 अनुच्छेद जो है उसको नहीं पढ़ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 अनुच्छेद को हम लोग को नहीं पढ़ना, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं 17 में जो है अनुच्छेद जो है ये कहता है, आर्टिकल 17, 18 भी पढ़ना है और 20 भी पढ़ना है, 19 नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, 17, 18 और 20। अब देखिए 17 जो अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 17 में जो राजभाषा की चर्चा है, राजभाषा भारत में कौन कौन सी मतलब भाषा है या राजभाषा कौन होगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इसको हम करेंगे राजभाषा, राज्य भाषा की चर्चा जो है किसमें किया गया, तो 17 में। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं आर्टिकल 329 तक हो गया, यहाँ बीच में आ जाता है 16, ये हो गया 343। ठीक है, 343। देखिए आर्टिकल जो है 343 बहुत ही इंपॉर्टेंट, 343 से लेकर 51 तक ये पहुंचता है, और ये बीच में जो आ गया 29 से लेकर 43 तक, ये किस में आ जाएगा, तो 16 में। यहाँ पर लिख देते हैं 330, 29 तो हो ही गया, 330 से लेकर 43 तक ये आ जाता है भाग 16 में, और 17 में क्या होगा, 343 से लेकर 351, 351। यहाँ पर देख लीजिए आप, राजभाषा, राजभाषा की चर्चा जो है 343 से लेकर 351। अब हम लोग चलते हैं भाग 18, बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 18। भाग 18 कहता है आपात के बारे में। भारत में जो आपातकाल लगता है, 3 प्रकार के आपात हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आपात उपबंध, आपात उपबंध के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 352 से लेकर 360 ये जो है आर्टिकल आपको देखने को मिलता है आपात में। ठीक है, इमरजेंसी जो है भारत में 3 प्रकार का लगता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये तीनों आपात के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो भाग जो है 18 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 20। भाग 20 क्या कहता है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के बारे में बताता है। संविधान संशोधन, इसका जो अनुच्छेद है 368, आर्टिकल 368 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया, ये आपको बताना है। अगर आप लोग सही से वीडियो देखे होंगे, आज हम 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। क्या पूछे हैं, तो व्यापार वाणिज्य, जो व्यापार भारत के अंदर जो व्यापार वाणिज्य और सभा करने की जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया, ये हम पूछे। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया। ठीक है, और लास्ट में हमको ये भी पूछे हैं कि संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 22 भाग हम लोग देखें। तो 22 भाग में हम लोग सभी भाग को नहीं पढ़ना है, 21-22 भी हम छोड़ दिए हैं आगे। अब क्या करना है,
कि आपको देखना है कि किस भाग को नहीं पढ़ना, उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ये यहाँ तक हम जितना पढ़ें सब क्या है, इंपॉर्टेंट भाग है। अगले क्लास में हम भाग के बारे में भी हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम डायरेक्ट पूछेंगे कि बताइए इस भाग में जो है क्या वर्णित है और कितना अनुच्छेद है। आपको तुरंत अगर ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो आप बोलिए, बोल बोल के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। या इंपॉर्टेंट तो बहुत सारा है, 25 भाग में से इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन आपको कौन कौन अनुच्छेद भाग जो है याद नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला 7 तो यह हट गया, ये तो है ही नहीं, इसको याद काहे करना, जब है ही नहीं तो उसकी चर्चा का है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग जो देखे हैं 16 को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखे हैं 19, इसको भी नहीं करना है, ठीक है। 21, उसके बाद 22, एक और ले लीजिए 14 का ए, ठीक है। याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये मात्र इतना आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो आर्टिकल बार बार आ जा रहा है, इतना जो भाग है आपको याद नहीं करना है, बाद बाकी सभी भाग को आपको याद करना ही है, ठीक है। तो यहाँ वो भाग की चर्चा हम लोग कर लिए हैं। आपको ऐसा उम्मीद करते हैं हम कि आपको जो है पूरी तरीके से भाग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अनुसूची की ओर, यानी भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूची की चर्चा भी वर्तमान में, एक एक करके हमको 12 अनुसूची के बारे में देखना है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए अनुसूचियाँ, इसी को बोलते हैं शेड्यूल। अनुसूची के बारे में आप लोग को देखना है, अनुसूचियाँ। शेड्यूल, शेड्यूल के बारे में देखना है, ठीक है। तो देखिए शेड्यूल के बारे में पहले हम देखते हैं इसको 2 भाग में। यहाँ पे लिखते हैं 8, यहाँ पे लिखते हैं 12। ये 8 क्या है और 12 क्या है, तो यहाँ पर लिखिएगा प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8। वर्तमान में कितनी है, 12। ये हो गया वर्तमान, ठीक है। आप लोग ऐसे करके आप लोग नोट्स जब बनाइए तो अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, ताकि कम समय में, और नोट्स ऐसा बनना चाहिए शॉर्ट नोट्स हो और कम समय में हम लोग अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो देखिए अनुसूची जो है, तो वो अनुसूची 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। कहेगा संविधान के प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8, ठीक है। वर्तमान में कितनी है, तो 12, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए। आप देखते हैं प्रथम अनुसूची में क्या लिखा हुआ। पहला जो अनुसूची है उसमें कहता है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जो वर्णन है, यानी कौन कौन से भारत के राज्य हैं, कौन कौन से भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसका जो नाम वर्णित है वो किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 1 में। अगर मान लीजिए भारत के किसी भी राज्य को 2 भागों में अगर बांट दिया जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2000 में बिहार से जो है झारखंड अलग हो गया, ठीक है। तो जब अलग हुआ तो अलग होने के पश्चात नया राज्य बन गया झारखंड, तो झारखंड राज्य को जाके उसमें शामिल करना पड़ता है, किसमें, तो अनुसूची 1 में जाके लिखना पड़ता है कि झारखंड जो है एक नया राज्य बन गया। अगर आपको जो है मान लीजिए कोई संविधान आप खरीदें, ठीक है, जो भारत का संविधान वो खरीद लिए और जाके वहाँ अनुसूची 1 में देखिएगा तो सभी राज्यों के बारे में वहाँ पर लिखा होगा, यानी कौन कौन से भारत में राज्य है, कौन कौन से भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो है चर्चा जो है किस में किया गया है, तो अनुसूची 1 में। तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो कितनी राज्य है अभी वर्तमान में देखेंगे तो राज्य जो है 28 गो है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया अनुसूची 1, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अनुसूची 2 के बारे में। अनुसूची 2 जो कहता है वो कहता है कि देखिए राज्य हो गया और केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो इसको चलाएगा कौन, तो सरकार बनेगी, केंद्र में भी राज्य में भी सरकार बनती है और केंद्र शासित प्रदेश में भी सरकार होती है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होता है और कुछ में जो है डायरेक्ट केंद्र से जो है राज्यपाल या उपराज्यपाल के द्वारा शासन होता है। तो दो जो है ऐसे याद करना है, 2 ऐसे याद होगा नहीं, ऐसे याद करिए कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कहा गया कि आप जो है यहाँ पर शासन चलाइएगा, तो वो बोलता है कि हाँ चलाएंगे, ठीक है। तो कहा कि क्या मिलेगा हमको, तो हम बोलेंगे कि आपको जो कुछ पैसा मिलेगा, यानी वेतन मिलेगा, है ना,
भत्ता भी मिलेगा, आप कहीं जाइएगा तो अलाउंस भी दिया जाएगा आपको। तो वेतन और भत्ता यानी भारत के जो भी सर्वोच्च कर्मचारी हैं, ठीक है, कर्मचारी मतलब पदाधिकारी कह सकते हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके जो है वेतन और भत्ते की चर्चा जो है वो किस में किया गया है, तो अनुसूची 2 में किया गया। देखिए वेतन और भत्ते यानी जितना भी सर्वोच्च पदाधिकारी है भारत में उनके वेतन और भत्ते की चर्चा जो है किस में किया जाता है, तो अनुसूची 2 में किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है वेतन और भत्ता तो दे दिए, अब हम बोलेंगे काम तो सही से करिएगा कि नहीं, तो वो बोलेंगे हाँ करेंगे बिल्कुल। तो क्या करेंगे, शपथ ग्रहण होता है उनका, यानी कसम खाइए कि जो है आप जो है ईमानदारी से काम करिएगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वो बोलेंगे ठीक है हम जो है शपथ लेते हैं कि आज से हम जो है ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है, तो 3 अनुसूची 3 क्या कहता है, तो जितना भी सर्वोच्च पदाधिकारी है उनका जो है शपथ ग्रहण, शपथ यानी ओथ लेते हैं। ठीक है, तो शपथ की चर्चा जो है सर्वोच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की जो चर्चा है वो किस में है, तो अनुसूची 3 में। अब हम बात करते हैं अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 क्या कहता है कि जितने भी भारत में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, यानी राज्यसभा के सीटों का जो है बंटवारा जो है राज्यों एवं यूटीज केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों एवं यूटीज में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। देखिए भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीट का बंटवारा जो है किस प्रकार से किया गया है, इसकी चर्चा जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 4। ठीक है, अनुसूची 4 में किया गया। अगर मान लीजिए जैसे 2026 में जो है परिसीमन होने वाला है, मतलब लोकसभा के सीट बढ़ेगा, हो सकता है राज्यसभा के बढ़े, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया तो राज्यसभा के सीट भी बढ़ेगा, तो फिर से क्या होगा, बंटवारा होगा, सभी राज्यों में जो है राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी, लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि अनुसूची 4 में जाकर लिखा जाएगा किस राज्य में जो है कितनी जो है राज्यसभा की सीटें हैं, ये किस में लिखा जाएगा, तो 4 में लिखा जाएगा। अभी सीट बढ़ता किस आधार पर है, तो देखिए राज्यसभा की जो सीट मिलता है वो जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर मिलता है, और इसका जो निर्धारण होता है केवल जनसंख्या पर होता है, क्षेत्र उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जो है, या लोकसभा कोई भी हो गया, राज्यसभा लोकसभा विधानसभा कोई भी सीट का अगर बंटवारा जो होता है वो किसके आधार पर होता है, तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग भाग 5 के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक देख लिया आप लोग, इसको नोट्स बनाते जाइए सही से। ठीक है, तब आप लोग को जो है अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अब इसके पश्चात जब ये आज हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद साथ देखेंगे भाग 1। अब यहाँ से आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा, यानी मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने में। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में जो है वो SC और ST का जो प्रशासन है उसके बारे में चर्चा किया गया है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, ये अनुसूची 5 में है। अब उसके पास साथ देखेंगे अनुसूची 6। 5 और 6 थोड़ा सा मिलता जुलता है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद करिएगा। देखिए SC एंड ST या SC के प्रशासन के बारे में कहा गया। प्रशासन, इसके प्रशासन की चर्चा जो है यानी किस प्रकार से SC और ST क्षेत्र में प्रशासन किया जाएगा उसकी चर्चा जो है किस में दिया गया है, तो अनुसूची 5 में वर्णित है। आगे देखते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको शॉर्ट में याद रखना है AMTM। अगर आप भारत के नक्शा को अगर याद करिए तो एकदम सीरीज से जो है आपको ये पूरी जो है चारों जो है राज्य देखने को मिलेगा। सबसे पहले असम मिलेगा, फिर मेघालय, क्योंकि मेघालय को जो है असम के अंदर एक राज्य था, यानी राज्यों के अंदर एक राज्य था मेघालय, तो बाद में जो है मेघालय को अलग कर दिया गया। तो मेघालय, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, यानी चारों राज्य जो है एक सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में जो है जो ST यानी कहने का मतलब जो है अनुसूचित जो क्षेत्र है
अनुसूचित जनजाति यानी जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय जो क्षेत्र है उसका प्रशासन, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र है उसकी प्रशासन की बात करता है कौन सी अनुसूची? तो अनुसूची 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुसूची 7 के बारे में। अनुसूची 7 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी अनुसूची में बताया गया केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। देखिए शक्ति यानी पावरफुल, तो क्या है क्रिकेट के मैदान पर जो है भारत की अगर क्रिकेट टीम के बारे में बात करेंगे तो जो जर्सी नंबर 7 है वो MS धोनी का। MS धोनी जब विकेट के पीछे रहते हैं तो विरोधी टीम या कोई भी बॉलर हो, ठीक है, तो उसको जो है पसीना आने लगता है, क्योंकि इतना माइंडेड आदमी है, इतना पावरफुल आदमी है जो विकेट के पीछे पूरी गेम को कंट्रोल करते रहता है। ठीक है, तो ऐसा जो है क्रिकेटर जो है भारत के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ। विकेट कीपर के तौर पर हम बात करते हैं, पूरी दुनिया के जो है सफलतम कप्तानों में से एक गिने जाते हैं। तो देखिए ये 7 लकी नंबर है 7। तो क्या हुआ कि 7 जो है, कोई भी आप लोग अगर गेम खेलते हैं जो पैसा वाला जुआर जैसे होता है ना, उसमें लक्की नंबर होता है 7। 7 में कोई कुछ रखना नहीं चाहता है। जैसे आप लोग कुछ गेम खेलते होंगे तो उसमें बीच में एक 7 नंबर आता है, वो उसको लक्की नंबर बोलते हैं। देखिए तो 7 में क्या हुआ, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो किस अनुसूची में रखा गया? तो अनुसूची 7 में। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब विभाजन करेंगे तो शक्ति का जो विभाजन हुआ वो 3 आधार पर किया गया। तो कुछ शक्ति को केंद्र सरकार के अंदर रखा गया है, उसको बोलते हैं केंद्र सूची, केंद्र सूची। ठीक है, कुछ शक्तियों को जो है राज्य सरकार को दिया गया, इसको बोलते हैं राज्य सूची, राज्य सूची बोलते हैं। कुछ जो शक्ति रहा उस पर जो है दोनों का अधिकार दिया गया, केंद्र एवं राज्य दोनों का, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, अब बात ये आती है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि केंद्र सूची में कितना वर्तमान में विषय है। जब संविधान बन के तैयार हुआ उसके पश्चात लागू हुआ तो मूल संविधान में केंद्र सूची में कितना विषय था। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो है 97 अनुसूचियाँ था केंद्र सूची में, यानी केंद्र सूची में कितना विषय था? तो 97। वर्तमान में कितना हो गया? तो 100, यानी 97 से बढ़ के कितना हो गया? 100। ये हो गया वर्तमान। डबल टिक कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, ये वर्तमान का है 100। ठीक है, अब देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में वर्तमान में जो है 61 हुआ है, लेकिन उससे पहले कितना था? 66 हुआ। ये उस समय की बात है जब संविधान लागू हुआ था, और ये वर्तमान कितना हो गया? 61 हुआ, ये घट गया है। ठीक है, अब देखते हैं समवर्ती सूची में। जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें था 47, अभी जो है 52, यानी 52 जो है प्रावधान जो है किसमें है? समवर्ती सूची में। अभी वर्तमान में 52 जो है प्रावधान किसमें है? समवर्ती सूची में। राज्य सूची में कितना है? तो 61 को, वर्तमान में देखेंगे 61 को, और ये 100, यहाँ पर 61, यहाँ पर 52। ये आपको याद रखना है वर्तमान वाला। और मूल संविधान वाला भी पूछता है कि मूल संविधान में जो है केंद्र सूची में कितना विषय था? 97, 66 और 47। ठीक है, तो ये आप लोग को याद करना है। हम लोग जो है कितना अनुसूची देख लिए? तो 7 अनुसूची को हम लोग पूरी तरीके से देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण है 8वीं अनुसूची, 7वीं भी आपसे पूछता है बार बार। ठीक है, तो आप 8वीं अनुसूची को हम लोग देखते हैं। 8वीं अनुसूची में जो है वर्तमान में जो है 22 भाषाओं की चर्चा देखने को मिलता है, लेकिन मूल संविधान में जो था वो हम लोग 14 भाषा संविधान में देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए 8वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की चर्चा है, भाषाओं की चर्चा है। भाषाओं की चर्चा का मतलब क्या हुआ कि देखिए
क्या हुआ कि भारत जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और जब संविधान बन रहा था, तो क्या हुआ कि भारत के संविधान जो है, संविधान जो भारतीयों को अधिकार देता है। अब भारत जो है विविधता वाला देश है, इतना बड़ा देश है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी जो है जनजातियां हैं यहाँ पर, उसका भी अलग भाषा है। तो सबका भाषा जो है यहाँ पर, और सबको समान समानता मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए जो है संविधान निर्माताओं ने उस समय जो है 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था, ताकि कुछ लोग जो है अपने आप को जो है देश में कमज़ोर महसूस ना करे। यानी सबको बराबर का अधिकार देने के लिए जो है संविधान में 14 भाषाओं को जोड़ा गया था, ताकि जो है सभी भाषा के लोग को इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, यानी किसी से भेदभाव नहीं हो, इसलिए जो है सभी को, सभी भारतीय भाषाओं को, यानी जो उसमें उनको इम्पोर्टेंट लगा था, उसमें 14 भाषाएं था, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे कुछ भाषाओं को यानी मांग किया गया। क्षेत्र में जो भी भाषा बोला जाता है उसको डिमांड किया जाता है, वहाँ के लोकसभा जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा, और जो विधानसभा का जो भी मेंबर होते हैं उनके द्वारा मांग किया जाता है कि ये भाषा को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा जाए। किस अनुसूची में जोड़ा जाए? तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। तो इसको दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलेंगे 14, एक को बोलेंगे 22। ये था प्रारंभ में, ये है वर्तमान में। ठीक है, तो ये हो गया प्रारंभ में, ये हो गया वर्तमान में। तो जब संविधान बना था, जब संविधान लागू हुआ था, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? भारत के संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी भाषा हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किन भाषाओं को कब जोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि 14 के बाद जो है 8 भाषाएं, 14 के बाद जो है 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, किस भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधी भाषा, यानी जो 15वां भाषा बना था, यानी 15 नंबर का भाषा जो बना था वो बना था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा का जो है वो जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन जो है 1967 में हुआ था। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब जो है भाषा कितनी होगी? 14 + 1 15 हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि तीन भाषा को मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये तीन भाषा को, तो यहाँ क्या हो गया? 15 + 3 18 भाषा हो गया। यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं, 15 वहाँ था और 3 यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया? मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली, तीन भाषा। ठीक है, ये तीन भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन जो है 1992 में जो है ये भाषा, तीन भाषा जोड़ा गया था, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। अब इसको याद कैसे करना है? तो शॉर्ट ट्रिक हम बनाए हैं, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। तो देखिए हम कैसे याद किए हैं। मन करता है नेपाल जाऊं, मन करता है नेपाल जाऊं। ठीक है, मन करता है कहाँ जाऊं? नेपाल जाऊं। तो मन से हो गया मणिपुरी, करता है से कोंकणी और नेपाल से नेपाली। ये ट्रिक जो है आपको हेल्प करेगा इसको याद करने में। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है तीन भाषाओं को जोड़ा गया था, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मन करता है नेपाल जाऊं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं जो है चार भाषाओं, उसके बाद क्या हो जाएगा? कुल हो गया 22 भाषा। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये चार भाषा को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 92 यानी 92वां संविधान संशोधन। कब? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये चार भाषा को जोड़ा गया था। तो आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि 14 से बढ़कर जो है 22 भाषा हुआ। उसमें से कौन कौन भाषा था? तो 15वां भाषा सिंधी। ठीक है, और ये तीन भाषा को जोड़ा गया था एक बार में, तो बढ़कर हो गया भाषाओं की संख्या 18, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये हो गया 22 भाषा। पूरी तरह से आप लोग देख लिए हैं।
अब हम लोग को देखना है कि 2200 भाषा को किस प्रकार से हम लोग को याद करना है, ठीक है। यानी ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन हम जो है 20 सेकंड में आपको जो है पूरी तरीके से सिखा देंगे कि 2200 भाषा कैसे बोला जाता है। 20 सेकंड लगेगा भी नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना जो है समय आपको कम लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक नक्शा की तरह भारत के मैप बनाकर और उसमें हम लोग दर्शाएंगे किस प्रकार से भारतीय भाषाओं को याद किया जाए। एकदम आसानी से याद हो जाएगा, आप लोग देखते तो रहिए। भारतीय भाषाओं को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन भाषा जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है, ठीक है। अगर हम एक भारत का मैप बनाना चाहें तो उसी के अनुसार जो है हम लोग याद कर पाएंगे। छोटा सा मैप बनाएंगे ताकि याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए हम लोग को देखना है कि भारत के मैप के थ्रू जो है हम लोग किस प्रकार से भारतीय भाषाओं को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कश्मीरी, ऊपर में कश्मीरी भाषा देखेंगे। कश्मीर में जो है कश्मीरी भाषा बोला जाता है, तो पहला भाषा आप लोग याद हो गया। इधर जो है पाकिस्तान का इलाका आ जाता है, तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उस इलाका में और पंजाब का भी कुछ एरिया है, यहाँ पर जो है सिंधी भाषा बोला जाता है। तो दो भाषा आप लोग को याद हो गया, कश्मीरी, सिंधी। और यहाँ पर पंजाब है तो पंजाबी, एक भाषा हो गया पंजाबी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ये 3 भाषा याद हो गया आप लोग को। अब इधर हम चलते हैं, यहाँ पर है बिहार उत्तर प्रदेश का इलाका है, ठीक है। और यहीं पर है नेपाल, ऊपर में यहाँ पर नेपाल है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 भाषा, हिंदी, उर्दू, मैथिली, नेपाली। 4 भाषा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हिंदी, उर्दू, मैथिली, नेपाली। तो 4 और 3 7 बोलिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, मैथिली, नेपाली। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, मैथिली, नेपाली, ठीक है। आप लोग को देखो कितनी आसानी तरीके से जो है 4 और 3 7 भाषा को आप लोग याद कर लिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, मैथिली, नेपाली, यहाँ तक हो गया याद। इधर से हम लोग बढ़ेंगे, इधर मिलेगा असमी, असम क्षेत्र है यहाँ पर, असमी भाषा। और जब उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा मणिपुरी, मणिपुर है, मणिपुरी भाषा बोला जाता है। तो असमी और मणिपुरी। कभी आपसे गलती से अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उसमें से कितनी भाषाएं को जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया है, तो मात्र 2 भाषा को। कौन कौन? तो ये असमी और एक मणिपुरी, ठीक है, असमी और मणिपुरी। एक जनजातीय भाषा तो अलग चीज़ है, जनजातीय हम नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं राज्यों की भाषा, यानी राज्य के नाम पर जो भाषा रखी गई है, असमी और मणिपुरी। जब इधर से हम लौटेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको बंगाली, ठीक है। तो बंगाली, असमी, मणिपुरी, बंगाली। इधर थोड़ा सा आएंगे तो उड़िया या ओडिसी, ओडिसी भाषा मिलेगा, ओ से ओडिसी, इसको उड़िया भी बोल सकते हैं और ओडिसी भी बोल सकते हैं। तो इधर से जब चलेंगे इधर से तो असमी, मणिपुरी, बंगाली, उड़िया। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इधर आ जाएंगे, इधर आएंगे तो गुजराती, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मराठी, उससे भी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कोंकण, सॉरी कन्नड़। देखिए, गुजराती, मराठी, कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। गुजराती, मराठी, कन्नड़। अब इधर से हम लोग थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, इधर मिलेगा तेलुगु, जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, आंध्र प्रदेश में वो क्या बोला जाता है? तेलुगु। थोड़ा सा नीचे आएंगे तमिल, तेलुगु, तमिल। थोड़ा सा नीचे आएंगे केरल के पास तो मलयालम। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे गोवा के पास तो कोंकणी, ठीक है। फिर से आप लोग बोलना शुरू करिए। देखिए ऊपर से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, मैथिली, नेपाली, असमी, मणिपुरी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद उड़िया। आप चल जाएंगे गुजरात में, गुजराती, मराठी, उसके बाद कन्नड़, गुजराती, मराठी, कन्नड़। फिर चल आइएगा इधर तो इधर मिलेगा आपको तेलुगु, तमिल, मलयालम, उसके बाद कोंकणी। यहाँ तक भाषा आप लोग समझ में आ गया। अब जो है 4 भाषा को अलग से याद रखना है, बोडो, बोडो, डोंगरी, संथाली, संस्कृत।
बोडो डोंगरी संथाली संस्कृत, ये 4 भाषा हो गया। इसको आपको जो है अलग से याद करना है, ठीक है। संथाली 4 भाषा को फिर से आप लोग सुन लीजिए एक बार, इसी प्रकार से आपको भी बोलना है। ऊपर से शुरू करिएगा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, मैथिली, नेपाली, असमी, मणिपुरी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोंकणी, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, सॉरी बोडो डोंगरी, संथाली, संस्कृत, बोडो डोंगरी, संथाली, संस्कृत, ये भाषा जो है पूरी तरीके से आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अनुसूची 8 जो है हम पूरी तरह से देख लिए हैं। अब देखते हैं अनुसूची 9, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। आप लोग इसी प्रकार से मैप बनाइएगा, इसी प्रकार से, और सभी भाषा को इसी प्रकार से लिखना है और आपको भी याद करना है, ठीक है। हो सकता है अगले क्लास में पूछे आपको कि बताइए, तो मन में एकदम शुरू कर दीजिए। 20 सेकंड में तो बोलना ही है, 20 सेकंड काफ़ी है। टाइमर लगा के, घड़ी में टाइमर लगा के आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए हेडिंग दे दीजिए, अनुसूची 9 अनुसूची 9 देखते हैं। 8 तक देख लिए, 9 अनुसूची देखिए। 9वीं अनुसूची देखिए, जब संविधान बना था उसमें 8 अनुसूची था। अब यहाँ से क्या हुआ, अनुसूची बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो पहला अनुसूची जो है 1951 में जब भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये जोड़ा गया था। तो फर्स्ट संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। कब, तो 1951 में। 1951 इसमें क्या प्रावधान है, तो भूमि से संबंधित है, भूमि से संबंधित कानून है। भूमि से क्या है, तो भूमि का जो है अधिग्रहण सरकार करती थी। कुछ भूमि जो है, जिसके पास ज़्यादा भूमि रहता है तो कुछ भूमि जो है उसके पास रहने दिया जाता था सरकार की तरफ से, और बाद बाकी जितनी भी ज़मीन था उसको लेकर, और जितना भी गरीब जो किसान था या मजदूर था उसको बांट देती थी सरकार। इसी को बोलते हैं भूमि संबंधित कानून जब आया था। और ये कानून ऐसा कानून था कि इसमें अगर कोई चीज़ को वर्णित कर दिया जाए, यानी अनुसूची 9 में किसी चीज़ को रख दिया जाए, तो इसका संशोधन नहीं होता था। यानी कहने का मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। ये बहुत ज़्यादा ये मामला उसमें गर्म था। क्यों, क्योंकि सरकार कोई भी कानून उठा के अनुसूची 9 में डाल देती थी, तो लोग परेशान था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। तो वर्तमान में अगर देखेंगे तो अनुसूची 9 में भी जो भी वर्णित रहती है, जो भी विषय, उसको भी रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ये प्रावधान है। तो आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो भूमि से संबंधित कानून जो है 9वीं अनुसूची में है, जो पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं 10वीं में जो है दल बदल कानून की चर्चा है। दल बदल, ठीक है। ये आया था 52 अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1985 में इसको जोड़ा गया था। अब ये है क्या, दल बदल। तो होता क्या था, तो पहले क्या है, अब तो कम होता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। 1985 से पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ लिया। चुनाव लड़ने के पश्चात क्या होता था, जब लोकसभा पहुँच गया उसके बाद वो पार्टी बदल लेता था। मतलब शादी किसी और से, सुहागरात किसी और से, समझे, बात यही हो गया। तो क्या हुआ कि सरकार ने, यानी जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी 1985 में, 84 में जब इंदिरा गांधी मर गई थी, उसके पश्चात ये नियम कानून जो है लाया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको, हम डिटेल्स आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये कब हुआ था, 1985 में, ठीक है। आगे बात करते हैं 11 और 12। ये जो है पंचायती राज के बारे में है, पंचायती राज। और ये है शहर में, यानी शहरी स्वशासन की बात कर सकते हैं, या नगर पालिका। वैसे जब हम इसको डिटेल्स पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ नगर पालिका नहीं है, नगर पंचायत भी है, ठीक है। तो इसमें जो है 3 आता है, उसमें भी 3 आता है। तो मुख्य रूप से जो मेन चीज़ है उसको लिखते हैं। तो पंचायती राज में और ये नगर पालिका, इसका जो प्रावधान किया गया था वो आया था 73वां संविधान संशोधन, 73वां। और ये आया था 74वां संविधान संशोधन। ये जो 1992 में लाया गया था, 1992 में लाया गया था, संशोधन हो गया था 1992 में, लेकिन ये 93 में लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो जाता है। तो ये पंचायती राज हो गया, 93 में लागू होता है। ये भी 93 में लागू होता है, 93 में, ठीक है। तो आज जो है हम लोग जो है भारत के संविधान के जितने भी भाग हैं, जितनी भी अनुसूचियां हैं, एक एक करके हम लोग सभी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा। अगली जो क्लास में हम लोग देखेंगे तो हम पढ़ेंगे भाग 1 जो है 1 से 4 तक जो भी अनुच्छेद है उसके बारे में बात करेंगे। यानी एक एक करके अब हम लोग को क्या पढ़ना है, भाग 1, 2, 3, इसी प्रकार से पढ़ते पढ़ते हम लोग पूरी संविधान को हम लोग को
पढ़ लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो आपसे अगर अच्छी तरीके से बात करेंगे तो आप जो इनर्जेटिक फील करेंगे और आपके दिमाग में जो गलत थॉट नहीं आएगा, ठीक है। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए कि आपके साथ जो है महिलाएं सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले